नमस्कार मेरे व्यूअर्स। आसाम में फ्लड्स है। कल मैंने आपको शॉर्ट के माध्यम से भी बताया और फ्लड्स किसी भी कंट्रोल में नहीं है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वर्क कर रही हैं। 6 लाख लोग आज तक अफेक्टेड हो चुके हैं। आज 2 दिन पहले तक ये संख्या 3 लाख थी और अनुमान है कि ये करीब 12 लाख तक ये अफेक्टेड लोगों की काउंटिंग जाएगी। 80 प्लस लोगों की डेथ हो चुकी है और अपर कैचमेंट एरिया तक में पानी जाने लगा है। यह समस्या पिछले 70 साल पुरानी है और उससे पहले की है और गवर्नमेंट आती रही है, जाती रही है। अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए, प्लान बनाया, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, पर स्थिति वैसी की वैसी है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है, पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती जा रही हैं, वातावरण बदलता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस हो चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं, अपने घर को छोड़ चुके हैं और किसी और जगह पे स्थानांतरित हो चुके हैं। जैसा मैंने कल आपको कहा, बहुत कम मीडिया इसको कवर कर रहा है। आखिर असम में चल क्या रहा है? ब्रह्मपुत्रा वाटर लेवल जो डेंजर लेवल है उससे ऊपर चल रही है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में पानी भर गया है। रेलवेज और रोडवेज, सड़क और रेलवे यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, बंद हो गया है। इस समय हमारा सबका फोकस असम की तरफ होना चाहिए, पर किसी का भी फोकस नहीं है। पहले भी हम लोगों ने, जब पंजाब में बाढ़ आई थी तो बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था। आखिर में पंजाब के जो समाज सेवक थे उन्होंने ये बोला कि भी पैसे की जरूरत नहीं है, मनुष्य की जरूरत है, मैन फोर्स की जरूरत है। और बहुत सारे लोग यहां से समाज सेवी चले गए थे और उन्होंने काफी मदद करी वहां पे। हालांकि गुरुद्वारों ने भी मदद करी, बाकी लोग जो सेंट्रल इंडिया से और राजस्थान स्टेट से भी लोग वहां काम करने गए, मदद करने गए। इस तरह से अब आसाम में भी अब हमारी मदद की जरूरत है। हम लोगों को वहां पे सामाजिक कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, सोशल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, पैसे के माध्यम से, मैन आवर्स के माध्यम से, कार्य करने के माध्यम से, और इसकी आसाम को बहुत जरूरत है। हालांकि ये हमेशा रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट से हमेशा कटे रहते हैं और उसकी समस्याओं को अपनी समस्या नहीं मानते। ज्यादातर ये नॉर्थन स्टेट्स की बात कर रहा हूं जो भारत की है, पर इस समय हमारे लिए बहुत जरूरी है, देश के लिए बहुत जरूरी है कि हम नॉर्थ ईस्ट से जुड़े और वहां के भाइयों के लिए काम करें और आसाम के लिए काम करें। जैसा मैंने कल बोला, 12.55 लाख लोगों के करीब लोग प्रभावित हो चुके। 320 सेवा शिविर बनाए गए, 1520 गांव जलमग्न है, 1.8 लाख करीब 1,80,000 लोग शिविरों में हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम 24 घंटे 24/7 वर्क कर रही है। ये बातें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपका फोकस आसाम की तरफ जाए, बजाय ये पॉलिटिकल बातों पे, क्योंकि ये काम तो नेताओं का है। एक छोटा सा वीडियो मैंने अटैच करा है, इसी से आप स्थिति लगा सकते हैं कि आसाम की स्थिति क्या है। ये वीडियो देखिए। पानी भरा पड़ा है, स्थिति बहुत खराब है, लोग बाग कैसे चल रहे हैं, और बहुत दर्दनाक वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वो पशु पक्षियों के ही नहीं, मनुष्यों के भी हैं, जिसमें बुरी तरह से लाशें बिछी पड़ी हैं, जो बहुत कुछ सोशल मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही हैं और अवेलेबल है। अब अगर हम डेटास की बात करें और आंकड़ों की बात करें तो करीब, तो अलग अलग चैनलों के अलग अलग डेटा हैं। ऑफिशियल डेटा अलग है, पीक डेटा, पीक फ्लड में वो डेटास अलग हो गए हैं। पशुओं की संख्या जो है, जो अफेक्टेड है, वो करीब 2.3 लाख के करीब है। अगर हम बात करें तो ये जो संख्या थी वो करीब 2 लाख के करीब थी 29 जुलाई को। द लॉजिकल इंडियन से हमने ये वीडियो लिया है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है और जिसकी वजह से ये सारी बाढ़ों की प्रॉब्लम्स जो बढ़ती जा रही है। अब ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो एक अपने आप में चैलेंज क्यों है? उसके कई कारण हैं। एक तो नदी अपना चैनल बदलती जा रही है। जो नीचे का जो बेड है, जो आप देख सकते हैं यहां पे नीचे का बेड है, वो उठता जा रहा है और वो उठने के कारण अगर आप यहां देखेंगे तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है। मिट्टी भी आ रही है जो इस इरोजन से दिख सकती है, मिट्टी भी आना है। बैंक जो है, जो किनारे हैं, वो भी कटते जा रहे हैं और उसके अलावा जो फ्लड का जो एरिया होता है वो भी कहीं ना कहीं बदलता रहता है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जो नया नया
फ्लड के एरिया में आता जा रहा है। मेन जो कारण है वो है गाद, यानी कि जो मिट्टी जो साथ में नदी में आती है। अब ये पानी कहां से आता है? पीछे तिब्बत से आता है, जो अब चाइना का पार्ट है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये है कि ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है भारत की। इसकी चौड़ाई 5 से 10 किलोमीटर है और 2900 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर जिसको कह सकते हैं, 3000 किलोमीटर करीब इसकी लंबाई है। 3000 किलोमीटर में बड़े बड़े कंट्री आ जाते हैं, बड़े बड़े देश आ जाते हैं, इतनी बड़ी तो ये नदी है। अब इसकी जो अगर आप इंटेंसिटी देखेंगे पानी की, तो 19,800 क्यूसेक पर सेकंड पानी आता है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। करोड़ों लोग ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोगों की ये जीवन रेखा भी है, पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुसीबत भी है। ब्रह्मपुत्र का प्लान क्यों बन रहा है? आप जानते हैं कि ओल्ड जो प्लान हुआ करता था वो शॉर्ट टर्म हो रहा था, हमेशा थोड़ा बहुत खर्चा करके उस तटों को सही कर दिया जाता था। फ्लड्स के बाद, बाढ़ के बाद राहत दे दी जाती थी। हर साल भारी नुकसान होता था और उसका कोई समाधान नहीं था। अब जो नया प्लान आ रहा है, जो नया प्लान गवर्नमेंट, सो कॉल्ड गवर्नमेंट जो कहती है, न्यू प्रोजेक्ट जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी, जो अभी जिसकी सरकार है, उसने कुछ प्लान्स बनाए हैं। इसको IRBM भी कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, जो अब नए प्लान है। उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। रिवर बेसिन मैनेजमेंट, जिसमें जो नीचे का जो रिवर का जो बेस है उसको कैसे मैनेज किया जाए। उसके अलावा फ्लड प्लेन जोनिंग है, प्लेन्स को कैसे कंट्रोल में किया जाए। बाढ़ क्षेत्र को वैज्ञानिक जोनिंग के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाए। वेटलैंड रेस्टोरेशन किया जाए, मतलब जो जिधर पानी हमेशा रहता है उसको बनाए रखा जाए, उसको कंट्रोल, क्योंकि उसमें एंक्रोचमेंट हो रखे हैं, इलीगल ऑक्यूपेशन हो रखा है, उसको बनाए रखना चाहिए, रखा जाए। ये न्यू स्ट्रेटेजी है, ऑफिशियल डायरेक्शन है। उसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले ही बता दी जाए, हालांकि वार्निंग तो पहले आती है, हर साल आती रही है, पर अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम किया जाएगा, वर्क किया जाएगा। उसके अलावा नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, प्राकृतिक समाधान भी किए जाएंगे, जैसे पेड़ लगाना और ये सब करना। ये भी कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अगर फॉरेस्टेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन की जगह नए पेड़ लगाएंगे, तो भी फ्लड्स काफी कंट्रोल हो सकते हैं। ये सब डेटा आप देख ही सकते हैं कि NDRF, SDRF काम कर रही है, 60+ टीमें लग रही हैं, कुल टीमें जो है मैं बता दिया। आर्मी भी इसमें लगी हुई है और 650 के करीब कुल राहत शिविर जो बढ़ते ही जा रहे हैं। मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, कुल मेडिकल कैंप 350 हैं। फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन, भोजन वितरण किया जाए 15 लाख लोगों को में, और सेंट्रल असेसमेंट टीम भी है जो वहां पहुंच रही है। आगे भी वहां पे येलो अलर्ट है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो भी कह रहे हैं कि हम नागरिक के साथ हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे को अपनी सामाजिक सेवाएं देनी ही पड़ेंगी। सरकार का कहना है कि वो पूरी तरह से सक्रिय है और कह रही है कि लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, हर संभव मदद करने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है और प्रॉमिस भी कर रही है। सुरक्षित असम सशक्त। अब जो ये डेटा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अपने आप में बिल्कुल नया। प्रभावित घर जो है 2,15,000 के करीब है। कृषि भूमि मैंने बता ही चुका हूं, 5.67 लाख हेक्टेयर ये अनुमानित है। 3850 किलोमीटर की रोड खराब हो चुकी है, यानी कि जितनी हमने बनाई होगी सालों भर में वो पूरी खराब हो चुकी है। 12,85,000 उपभोक्ता अफेक्टेड, यानी कि बिजली वहां आना ही बंद हो गई। खंबे आप देख सकते हैं खत्म हुए पड़े हैं। रेलवे लाइन 120 किलोमीटर की खराब हो गई। 15,000 पशु मर चुके हैं। 25,000 घर पूरी तरह से खत्म, 25,000 घर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। फसल का नुकसान हुआ है 1850 करोड़ का। मुख्य सड़कें जो हैं 250+ स्थानों पे क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 1250 ट्रांसफॉर्मर खराब हो चुके हैं। 45+ ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं और 320 पशु आश्रय केंद्र भी बनाए हुए हैं जहां पे पशु ठहर सकते हैं। अगर आप पूरे नुकसान की बात करें तो करीब 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान असम में इस बाढ़ से हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित डिस्ट्रिक्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो रेड जोन में आ रहे हैं। 40 लाख लोग अल्टीमेटली अब प्रभावित हो चुके हैं। कुछ इमोशनल वीडियोस भी देख सकते हैं, किस तरह से लोग बाग अपने पशुओं को बचा रहे हैं, पेट डॉग्स को बचा रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं। अब इनके पास नावें नहीं है, अगर नाव होती तो पता नहीं कितने पशुओं को बचा सकते थे, मनुष्यों को बचा सकते थे। इंडिया टुडे इसका सोर्स है इस वीडियो का। अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो इस बाढ़ के बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से इस बाढ़ को रोका जा सकता है, पहले वो कारण बता रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड लॉस। क्लाइमेट चेंज आप जानते हैं सब जगह अफेक्ट कर रहा है। वेटलैंड लॉस जो आप देखते हैं कि जो एरिया पानी से भरा होता है उसको भी कंट्रोल कर लिया। रिवर बेसिन मिसमैनेजमेंट, जो रिवर का एरिया है उसका मिसमैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है।
अर्बन एक्सपेंशन यानी कि शहरीकरण, शहर बढ़ते जा रहे हैं, और एनक्रोचमेंट जिसको कहते हैं कब्जे कर रहे हैं, इलीगल कब्जे कर रहे हैं, वही इन सबके कारण है। अब अगर आप देखें तो पर ईयर 30% प्लस बाढ़ की जो घटनाएं वो बढ़ती जा रही हैं। 5 से 6 हजार करोड़ का लॉसेस हर साल देश को हो, 150 से 200 किलोमीटर का भूमि का कटाव होता जा रहा है, और लोग बाग अपने घरों को छोड़ते जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनका, वो अपने एरिया को जहां पे वो रहते हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट ने कई सारे तरीके बताए, अगर आप देखें तो इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप यहां देख सकते हैं। स्मार्ट नदी निगरानी और पूर्व चेतावनी वगैरह, और नदी का तट संरक्षण जो सबसे महत्वपूर्ण है, जल निकासी जो ड्रेनेज सिस्टम को सही करा जाए, संवेदनशील क्षेत्रों में पुनर्वास, कृषि जल प्रबंधन और आजीविका प्रबंधन को मजबूत करना। ये कुछ कारण है, राज्य और केंद्र सरकार में इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। अब जैसा इस स्लाइड से आप देख सकते हैं, पूरा एक रिवर बेसिन मैनेजमेंट मॉडल चाहिए देश को, एक रिवर बेसिन मैनेजमेंट मॉडल चाहिए जिससे कि वो इस फ्लड को कंट्रोल कर सके और 5 से 6 हजार करोड़ का नुकसान को बचा सके। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यह था कि आप भी अपने प्रदेश, अपने देश का एक पार्ट, देश का एक स्टेट जो आपका खुद का है, उस पर ध्यान दें और उसकी मदद करें। जैसे आपने पंजाब में मदद किया, जैसे आप गुजरात में मदद करते रहते हैं, एमपी में बाढ़ आती है तो करते हैं, तो क्यों ना इस बार आसाम के लिए काम करें। मेरा नाम एडवोकेट मयंक नरूका है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एडवोकेट मयंक नरूका नाम से आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हम लोग फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आसाम को ना भूलें। धन्यवाद।